We will discuss today in this our short class regarding the ECSIN and the UDIN. It is morely relating to the employment CS identification number and the unique document identification number, right? सर ये ESIN नंबर यूडीन बड़ा सर रिदम आ रहा है से इन रिदम तो आएगा बिकॉज मोर और सो आप सभी जानते होंगे द ICSI द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया has mandated this requirement effective from 1st October 2019. Again, I'm repeating, it's mandated the applicability of these both on a mandatory basis from 1st October 2019. Why they have mandated it? Because the reason being, दोनों अलग अलग फील्ड के हैं. ECSIN is of employment, ये employment का है, और UDIN is of practicing. एंड दिस इज एम्प्लॉयमेंट. सर क्या फर्क है मैं बताता हूं, अभी जब देखेंगे ना वी विल अंडरस्टैंड. ECIN क्या बोलता है? अभी देखो क्या होता है ना, हम लोग एम्प्लॉयमेंट सब ले रखे हैं राइट, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट बोला सबका रजिस्टर एक बनाया जाए, कौन कहां कहां एम्प्लॉयड है. सर सुनिए ना, एम्प्लॉयमेंट का इससे क्या लेना है? इंस्टीट्यूट बोलता है जब भी कोई मेंबर कहीं एम्प्लॉयमेंट होगा या लेगा तो वो अपने जो कंसेंट लेटर है और एक्सेप्टेंस लेटर है उसमें एक नंबर देगा. ये 18 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं. अल्फा न्यूमेरिक मींस इसमें ABCG मतलब A to Z भी वर्ड्स होंगे या फिर 1 to 10 भी होंगे. ये एक 18 डिजिट कोड होगा, ये आपको उसके लेटर पे देना पड़ेगा. मतलब सपोज करिए आपने एक अपॉइंटमेंट लिया तो आपको उस अपॉइंटमेंट लेटर का जो एक्सेप्टेंस देते हो ना उस पे ये 18 डिजिट नंबर लिख के देना पड़ेगा. या फिर आप जब कंपनी सेक्रेटरी बनते हो तो आपको एक कंसेंट देना पड़ता है अंडर दी read with the rules of prescribed under 203 of the Companies Act. तो उस रूल्स में आप जो कंसेंट देते हो उस कंसेंट में कि मैं कंपनी सेक्रेटरी बनने तैयार हूं उसमें भी आप ये नंबर दोगे. सर क्यों दोगे? ताकि पता चले कि लोग कहां कहां एम्प्लॉयड है, सबका डेटाबेस मेंटेन हो जाए. तो सर ये कोड कहां से आएगा 18 डिजिट? ये कोड आएगा इंस्टीट्यूट का एक पोर्टल है stimulate.icsi.ecsn, उस पे जाके आप लोग ये जनरेट करते हो. और जनरेट करने कैसे जनरेट होगा? आप पहले रजिस्टर करोगे. रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आप रजिस्ट्रेशन की अपना डिटेल्स, मेंबरशिप, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस वेड्रेस सब देके देन दे विल आस्क यू कि फर्दर डू यू वांट टू जनरेट द ESIN. यस, आप अब क्या है उसमें एक्सेप्टेंस लेटर की डेट दीजिए. वो डेट डालने पर, नेम ऑफ द कंपनी डालने पर, अपना डिटेल डालने पर एक कोड जनरेट हो जाएगा. वो कोड आपको यहां पर लिख के देना है राइट. तो सर ये कोड जब जनरेट करेंगे कोई फीस लगेगी? कोई फीस नहीं है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो सर इसका फायदा क्या हो रहा है? सर फायदा ये हो रहा है कि इंस्टीट्यूट विल बी एबल टू मॉनिटर ऑल द CS हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, कि कितने लोग हैं. क्योंकि आज के दिन में हमारी डेटाबेस मेंबरशिप तो क्रॉस कर जा रही है, बट देन वी हार्डली नो दैट हाउ मेनी ऑफ द CS आर इन एम्प्लॉयमेंट और हाउ मेनी ऑफ द CS आर एक्चुअली कंटिन्यूइंग द प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के बारे में बाद में बात करूंगा क्योंकि अभी ECSIN पे बात कर रहे हैं विच इज एन एम्प्लॉयमेंट. सर समझ गए, मतलब हम लोग अगर CS वगैरह बने तो हम लोग को ये कोड जनरेट करना पड़ेगा फ्रॉम द इंस्टीट्यूट पोर्टल एंड इट इज मैंडेटरी फ्रॉम 1st October 2019. यस. अब एक गुमराह आपको जो आप अभी आप लोग सुन के देखे, कुछ लोग आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो मैं बता रहा हूं. नॉट ओनली द एम्प्लॉयमेंट एज अ CS, इट सेज इफ यू आर इन एम्प्लॉयमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड. If you are in employment, that means अगर आप जॉब में हैं, irrespective of your designation, ये जो irrespective है ना, इसको मैं इतना काला कर दूंगा कि आपको दिखेगा नहीं है. Means whether you are in employment or not, whether you are in a CS, appointed as a CS or not, you will be required to generate this ECSIN. मतलब अगर आप कुछ और भी एम्प्लॉयमेंट हो, से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स ऑफिसर है, से फॉर एग्जांपल रिस्क ऑफिसर है, से फॉर एग्जांपल IT ऑफिसर है, से फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट इन लाइक असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी और मे बी आई एम अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव इन द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, तब भी आपको ये जनरेट करना पड़ेगा राइट. सो दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ जनरेटिंग ECSIN. एंड ECSIN कब करोगे आप? जब आप अपॉइंट हो रहे हो तब, और जब जब रेजिग्नेशन होगा तब. क्यों? क्योंकि जब अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन दोनों होगा तो आपका ये जनरेट होगा, पता चले कि अब यहां सीज्ड हो गए तो आपका प्रोफेशनल एड्रेस इंस्टीट्यूट के साइट पे एकदम अपडेट होगा राइट. सर 1st October 2019 से आया मतलब पुराने वाले लोग भूल जाएंगे सर, वो लोग करेंगे नहीं. नहीं, इंस्टीट्यूट ने उन लोग के लिए भी बोल दिया, बोला जब वो लोग मेंबरशिप फी अपनी रिन्यू कराने जाएंगे
तो अपने आप वहां पर पूछ लेगा। आपको पता है ना, इंस्टीट्यूट में अपनी मेंबरशिप फीस अपने को ईयरली रिन्यू करनी पड़ती है। तो जब आप करने जाओगे तो दे विल आस्क यू कि व्हाट एग्जैक्टली द ECSIN, तो आप पिछला किए हो तो जाके कर लीजिए। बट 1 अक्टूबर के लिए मैंडेटरी हो गया, और पिछले वालों के लिए उन्होंने बोला 31 दिसंबर तक कर लो, मतलब 31 दिसंबर 2019 तक बोला कर लो, कोई दिक्कत नहीं हो, पिछला वाला आप रेट्रोस्पेक्टिव भी जनरेट करो, राइट। तो सर मतलब इन शॉर्ट सब लोग जो भी जहां भी इंप्लॉयड है, जहां भी जिस देश में बैठे हैं, आप चाहे मतलब यहां बैठे हो, या फिर अगर सपोज करो अगर आप एम्प्लॉयमेंट में कहीं बाहर भी हो तो वो भी कवर्ड हो जाते हैं, या फिर आप स्टेट में ही हो, कोई बंगाल में बैठा है, कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई बिहार में बैठा है, कोई यूपी, कोई राजस्थान, whatsoever wherever you are you need to generate this, right? If you are in employment whether as a CS or not, आपका वो DR-12 या फिर फॉर्म 32 अर्स्टवाइल जब कंपनीज एक्ट में होता था 1956 में, वो फाइल हुआ हो या नहीं हुआ हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको जनरेट करना है, राइट? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ ही ले कि कब से मैंडेटरी हुआ, 1 अक्टूबर 2019 से। क्यों जनरेट करना है? ओनली एम्प्लॉयमेंट वाले जनरेट करेंगे। कब जनरेट करना है? अपॉइंटमेंट के टाइम पर या रेजिग्नेशन के टाइम पर, राइट? सर अब ये बताइए ना, ये आप जो बोले 18 डिजिट नंबर होता है, ये कैसा होता है शेप में? ये अल्फा न्यूमेरिक है। देखिए फर्स्ट डिजिट जो होता है वहां पर आर या ई लिखा हुआ जनरेट होगा। आर माने ससेशन, रेजिग्नेशन, और ई माने एम्प्लॉयमेंट। फिर जो नेक्स्ट 1 डिजिट होगा वो आपका मेंबरशिप नंबर पे होता है, वेदर एसोसिएट मेंबर और फेलो मेंबर। फिर जो 6 डिजिट होता है वो मेंबरशिप नंबर होती है उसके बाद, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये जो मेंबरशिप नंबर होगी। फिर उसके बाद एक और अल्फा न्यूमेरिक डिजिट होगा, वो होगा फाइनेंशियल ईयर को इंडिकेट करेगा, मतलब जिस साल में आप जनरेट कर रहे हो। से फॉर एग्जांपल 1920 में जनरेट किए तो ए होगा, 2021 में जनरेट किए तो यही बी हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द ईयर यू आर जनरेटिंग इट विल कम। सपोज करो आपने इंप्लॉयमेंट का जनरेट किया तो ई होगा, फिर आप FCS हो तो F होगा, फिर 6 डिजिट होगा, फिर बी जनरेट हो जाएगा अगर आपने 2021 में जनरेट किया, और इसके बाद 9 डिजिट जो है वो सिस्टम से अपने आप जनरेट हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो ये टोटल मिला के अगर इस साइड का आप देखो, ये आपका ECSIN नंबर होगा, और आपको यही आपके कंसेंट लेटर पे लिखना पड़ेगा। ना सिर्फ लिखना और देना है, बल्कि आप सुन लो, कान आप खोल के सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये सब छोटे छोटे कोई भी पूछ लेगा अटैचमेंट लगाते हुए, क्या क्या अटैचमेंट लगते हैं DR-12 में फॉर CS। तो याद रखिएगा DR-12 में फॉर CS कंसेंट के साथ, जो कंसेंट लगाते हो ना आप DR-12 में कि हम कंपनी सेक्रेटरी बनने तैयार है कंपनी के, उस कंसेंट में आप ये 18 डिजिट ECSIN नंबर डालोगे, मैंडेटरी है ये। तो सर ये एम्प्लॉयमेंट में कोई एग्जेम्पशन नहीं है एम्प्लॉयमेंट में होने के बावजूद। से फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉयमेंट में है बट किसी ऐसा नोबल जॉब पे है, वो भी देना पड़ेगा? नहीं नहीं, कुछ कुछ एग्जेम्प्टेड है। क्या है? बोला कि से फॉर एग्जांपल अगर आदमी एम्प्लॉयमेंट में है ही नहीं तो पहला एग्जाम्पशन देखो कितना सुंदर है। मतलब ये सब आप लोग भी एग्जाम में इसी टाइप के लिखते हो ना कि जब एम्प्लॉयमेंट में नहीं तो क्यों जनरेट करें। या फिर कुछ एग्जेम्पशन स्पेसिफिकली ICSI को लिख के मांगा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग को याद है ना, अगर कोई KMP होल्डिंग कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो वो उसके इमीडिएट सब्सिडियरी में भी हो सकता है KMP। याद आ रहा है 203 में प्रोवाइजो क्लॉजेस। तो अगर वो सब्सिडियरी कंपनी में भी कंपनी सेक्रेटरी है तो वो 2 जगह थोड़ी ना जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट का, वो एक जगह से स्पेसिफिक एग्जेम्पशन ले लेगा। सो ही कैन टेक स्पेसिफिक एग्जेम्पशन। थर्ड, देयर इज अ लिस्ट। उस लिस्ट में कौन कौन है? आप सपोज करिए पार्लियामेंट के मेंबर हैं, MP है तो आपको जरूरत नहीं है। आप NCLT वगैरह के मेंबर हैं, CS भी हैं तो आपको जरूरत नहीं है। आप बार काउंसिल के भी मेंबर हैं तो आपको जरूरत नहीं है। आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको जरूरत नहीं है। सर आर्म्ड फोर्सेस में अरे क्यों नहीं जा सकते? CS वर्सेटाइल फील्ड है, आप किसी फील्ड में एंटर कर सकते हो। तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, NCLT वगैरह में जुडिशियल मेंबर हो, टेक्निकल मेंबर हो, व्हाटसोएवर हो, आप बार काउंसिल वगैरह मेंबर हो, आर्म्ड फोर्सेस में अगर मेंबर हो, या फिर आप डिप्लोमेट्स की तरह कहीं पर डिप्यूट हुए बाय द गवर्नमेंट, से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लोमेट एज अपॉइंट हुए हो, ये सब हुए हो, इन केसेस में आपको ये ECSIN जनरेट करने की दरकार नहीं है। देयर इज एग्जेम्पशन। सो अगर आपको पूछे इज देयर एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम दिस ECSIN, लिखिए यस, फिर ये सब बोल डालिए लिस्ट। और अगर आपको लिखे कि हु विल बी रिक्वायर्ड, अ पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट हैविंग द मेंबरशिप ऑफ ICSI। एंड एम्प्लॉयमेंट क्यों बोला? क्योंकि जरूरी नहीं वो CS हो, irrespective whether he is a CS or not, right? So that we need to write.
कब जनरेट करेगा? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। सर सुनिए ना, इसी कंपनी में अपॉइंट हुए तो अपॉइंटमेंट पे भी जनरेट करेंगे और रेजिग्नेशन पे भी ज्वाइन करेंगे। यस, दोनों ही केसेस में आप जनरेट करोगे। यू विल जनरेट इन बोथ द केसेस, यू विल बी रिक्वायर्ड टू जनरेट इन बोथ द केसेस, राइट? अपॉइंटमेंट पे भी एंड रेजिग्नेशन पे भी। सर अब ECSN तो समझ में आ गया। सर आप एक वो रिदम वाला बता देते ना, यूडीन। यूडीन है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बेसिकली है सर्टिफिकेट मींस प्रैक्टिसिंग के लिए। सर ये क्या हुआ? आप सुनियोगे ना, प्रैक्टिसिंग में जितने लोग हैं, दे इशू द मींस दे इशू द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नंबर ऑफ पेपर्स, राइट? सर्टिफिकेट साइन करते हैं, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट साइन किए, MGT 8, MGT 7 ये सब साइन करते हैं ना लोग। MGT 7 इज एनुअल रिटर्न, MGT 8 इज द सर्टिफिकेट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो ये सब जो साइन करते हैं, तो होता क्या ना, कोई कोरिलेंस नहीं है। और अभी अगर इन दिनों में आप न्यूज में देख रहे होंगे, देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस जहां पर आपने पढ़ा होगा, दे हैव रिटन इट वेरी क्लियरली दैट there are some people working in the guise of a CS or as a CA and then they issue the duplicate certificates। बाद में पता चलता है डिग्री होल्डर ही नहीं है। तो उन सभी को कंट्रोल करने के लिए द इंस्टीट्यूट हैज कम आउट विद अ यूनिक कंसेप्ट कि जब जब आप कोई सर्टिफिकेट और रिपोर्ट ऐसे जो इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब करेगा, आप ऐसे चीज इशू करोगे, उनमें आप एक यूडीन नंबर, यूनिक नंबर कोड करोगे। ये 17 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक है, वो 18 था, ये 17 है। सर ये एक क्यों घट गया? आप छोड़िए ना, एक क्यों घट गया? ये 17 है, राइट? सर ये 17 है, ठीक है सर, 17 समझ गए। अब ये हर डॉक्यूमेंट में लगेगा? हर डॉक्यूमेंट में नहीं, इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट लगाई है, उस सारे डॉक्यूमेंट्स में ये लगेगा। सर कौन देगा ये? ऑब्वियसली ये प्रैक्टिसिंग, इसीलिए ये प्रैक्टिसिंग वालों के लिए है। बिकॉज प्रैक्टिसिंग ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिसिंग हूं, मैं एक रिपोर्ट दिया किसी कंपनी को, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट, तो मैं उस रिपोर्ट में एकदम नीचे जाके जहां मैं साइन करता हूं, उसके नीचे लिखूंगा UDIN, अपना नंबर दूंगा, राइट? सर समझ गए? सर ये कब जनरेट होगा? ये जब मैं सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूं तब। तो सर अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट रेजिग्नेशन में समझ में आया कि उसी समय करना पड़ता है, बट डॉक्यूमेंट में सर एकदम जरूरी है कि डॉक्यूमेंट साइन करूंगा तभी? ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपको 7 दिन पहले भी एडवांस जनरेट कर सकते हो। सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको लगे कि ये ड्राफ्ट रेडी हो गया रिपोर्ट का, अब कल या परसों हम इशू कर देंगे, तो आप कर लो आज जनरेट 7 डेज एडवांस में। फिर से बोल रहा हूं, UDIN 7 डेज एडवांस में जनरेट कर सकते हो। सर वो एडवांस में नहीं कर सकते, वो कैसे करोगे? आपका अपॉइंटमेंट एक्सेप्टेंस लेटर साइन करोगे तब ना करोगे। बिना एक्सेप्टेंस लेटर आए एडवांस में जनरेट कर लोगे? नहीं ना। तो वहां एडवांस का कंसेप्ट नहीं है। यहां पर सिंस आप सर्टिफिकेट और एक डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो एडवांस में जनरेट कर सकते हो 7 डेज इन एडवांस, राइट? आप 7 दिन पहले ये जनरेट कर सकते हो। सर अगर 7 दिन पहले जनरेट नहीं कर पाए तो जिस दिन साइन कर रहे हो उस दिन करो। सर नहीं उस दिन नहीं, उसके बाद कर ले। सर उसके बाद करना बहुत गुनाह है, राइट? इट शैल नॉट बी जनरेटेड पोस्ट दैट, करेक्ट? बिकॉज वो फिर आप क्यों, अगर आप ये सब जनरेट नहीं करते हो, मैं बाद में बताऊंगा कि अगर आप दोनों ही ECSIN या फिर यूडीन टाइमली जनरेट नहीं करते हो, तो ICSI के फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल में यू कैन बी हेल्ड गिल्टी, यू कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसकंडक्ट, राइट? और ऐसे ही आप अगर एक बार UDIN जनरेट कर लिए तो आप सरेंडर और कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन सर लिखा हुआ है ना, कर सकते हैं। कर सकते हैं तभी व्हेन यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड। से फॉर एग्जांपल मैंने आज जनरेट कर लिया कि कल को ये इशू कर दूंगा सर्टिफिकेट, लेकिन सर्टिफिकेट इशू करने से पता ही चला पहले ही कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, अब तो मैं नहीं दूंगा। तब मैं क्या करूंगा, इसको क्योंकि यूटिलाइज नहीं किया तो इसको वापस दे दूंगा पोर्टल पे सरेंडर। और अगर मैं इसको सर्टिफिकेट को यूज कर चुका हूं, यूटिलाइज कर चुका हूं, तो मैं सरेंडर नहीं कर सकता, राइट? सर वहां भी सरेंडर का कंसेप्ट था ECSIN में? नहीं, क्योंकि वहां तो आप एक्सेप्टेंस और रेजिग्नेशन है, तो थोड़ी ना वापस होगा। रेजिग्नेशन देके आप बोलोगे सर वापस लेके ऐसे कर रहे हैं, वापस तो फिर नया अपॉइंटमेंट फाइल करो, राइट? बट UDIN में you can surrender it back if not utilized, right? And there is a timeline of 7 days to surrender it. That is all about UDIN. सर UDIN समझ गए, जनरेट कब करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है, सब समझ गए। ये 17 डिजिट है, ये बताइए ना, यहाँ 17 डिजिट ये कैसे होता है? यहां पर 17 डिजिट इसलिए हो गया, वहां पर आपको याद होगा हम लोग एम्प्लॉयमेंट
और रेजिग्नेशन के लिए वो ER यूज कर रहे थे, वो यहां नहीं होता है, क्योंकि यहां तो प्रैक्टिसिंग कर रहा है, तो यहां वो ER का कंसेप्ट आएगा ही नहीं, राइट? यहां पर ओनली कंसेप्ट विल बी दैट वेदर द मेंबरशिप इज देयर A और F, एसोसिएट और फेलो, देन वही फाइनेंशियल ईयर कोड AB ऐसे करके फिर एक यूनिक नंबर जनरेट होगा विच विल बी द रनिंग नंबर, राइट? टोटल इन टोटल इट विल बी 17 डिजिट एंड C विल बी द चेक डिजिट, राइट? वो इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रिस्क्राइब डिजिट होगा. सो दिस वे देर विल बी अ टोटल 7 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक, ESIN 18 डिजिट. सर ये समझ गए. हम लोग को बताइए सब डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे लगता है, और डॉक्यूमेंट पे लगने से पहले सर एक और चीज बताएंगे, ये कैसे जनरेट होगा? ये भी वैसे ही जनरेट होगा. आपको एज अ PCS एक पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन ऑन UDIN पोर्टल इज मैंडेटरी. आप उस पोर्टल पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कर लोगे और उसके बाद जब जब जरूरत पड़ेगी आप जाओगे, लॉगिन करोगे, जनरेट करोगे, जब लॉगिन करोगे जनरेट करोगे. सर एक बार में साल भर का नहीं कर लें, अभी तो बताया, कैसा बात पूछते हो आप? 7 डेज पहले जनरेट करोगे, राइट? तो जब जब जरूरत पड़े तब तब जनरेट करिए. क्या क्या चीज, लाइक MGT 8 के लिए करना पड़ेगा, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट के लिए करना पड़ेगा, एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट जो सेबी में देते हो उसके लिए करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन अंडर CBLODR जिसमें आप ये बोलते हो कि दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड आर डिबार्ड. आप LODR में एक सर्टिफिकेट देते हो नाउडेज, पता है ना, उसके लिए भी जनरेट करना पड़ेगा. देन एक आपका सर्टिफिकेट जो आप 49 में देते हो LODR में कि विद इन लास्ट 30 डेज में कोई लॉजमेंट या ट्रांसफर सब डिविजन नहीं हुआ है, उसके लिए भी जनरेट करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये लिस्ट बहुत बड़ी है. आप 76 में DP वाला ऑडिट का रिपोर्ट देते हो, उसमें भी देना पड़ेगा. बैंक्स वगैरह का डिलीजेंस सर्टिफिकेट करते हो, उसमें भी देना पड़ेगा, राइट? इनफैक्ट अभी रिसेंटली याद रखिएगा, एनुअल रिटर्न में इट इज मैंडेटरी टू कोट UDIN. क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि आप लोग सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे. MGT 7 सब जानते हैं गांव में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, तो बोलेंगे ना तो ये डॉक्यूमेंट है ना ये सर्टिफिकेट है. बहुत लोग होते हैं ना एक्सपर्ट, आप ही लोग मेरा क्लास अटेंड करके थोड़ा इंटरप्रेट करेंगे. नहीं नहीं सर, बोले वो सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट के लिए करना पड़ता है. MGT 7 तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, इसके लिए थोड़ी ना करना होगा. MGT 7 के लिए भी करना होगा. इट हैज कम इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2020, राइट? इसके लिए भी करना होगा. ओ सर इसके लिए भी करना होगा, तो सर ये तो आप बोले. सर सुनिए, क्वेश्चन आ गया. आप क्या बोले? UDIN जनरेट जब करोगे तो जो सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट देंगे हम वहां कोट करेंगे नीचे साइन के पास. सर MGT 7 तो एक ई फॉर्म है, कहां लिखेंगे हम? हाथ से लिखेंगे, कहां लिखेंगे? MGT 7 में आप एक अटैचमेंट लगाएंगे और उस अटैचमेंट में अपना नंबर कोट करेंगे. अटैचमेंट में उसको हम लोग लगाएंगे फॉर्म के अंदर, अटैचमेंट में. समझ गए? तो मतलब जो भी आप ECSIN फॉर MGT 7 जनरेट किए फॉर्म में एज एन अटैचमेंट लगा दो, बात खत्म, राइट? सो दिस इज द जनरेशन ऑफ UDIN एंड दैट इज द वे ऑफ अफिक्सिंग द UDIN, राइट? अब आप बोलोगे सर एक चीज हम लोग को बताएंगे, ये होगा UDIN नंबर और ये ECSIN नंबर. सर एक चीज बताइए हमको कि ये जो MGT 7 फॉर्म बोले, बाकी फॉर्म में भी यही फॉर्म? नहीं, इंस्टीट्यूट ने बहुत क्लियरली अपनी गाइडलाइन में लिखा है कि PCS के ऊपर है, अगर वो चाहे तो दूसरे फॉर्म के लिए जनरेट कर ले, बट इट इज नॉट मैंडेटरी. मतलब बाकी ई फॉर्म पे अभी नहीं आया. ई फॉर्म पे सिर्फ एक ही फॉर्म कवर्ड हुआ है, वो है MGT 7. तो आप समझे? अब UDIN सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स का नहीं है, इनफैक्ट ई फॉर्म पे भी लग सकता है, राइट? हाँ सर, अब समझ गए हम लोग, ये होता है UDIN, राइट? ये UDIN है. सर अगर सुनिए ना, UDIN और ESIN नंबर नहीं जनरेट करें तो इंस्टीट्यूट के जो कोड ऑफ कंडक्ट में फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल में पेनल मेजर्स हैं, लाइक आपकी मेंबरशिप को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, डिसिप्लिनरी कमेटी में एक्शन लिया जाए, वो सब एप्लीकेबल हो जाएंगे. सर सुनिए ना, 1 अक्टूबर 2019 से आया, अभी आपसे पता चला, अब हम लोग पुराना जो किया हुआ है या फिर कोई उस समय हो गया, सर हम लोग को तो आज सुन रहे हैं, सर आपसे पता चला, तब क्या करें? और सर हम लोग को तो एक बात और सच बताएं, सर ये आने के बाद भी ना पूरा क्लियरिटी नहीं था, तो कुछ कुछ गड़बड़ हो गया. तो कोई बात नहीं, दोनों के लिए अगर ECSIN और UDIN में किसी ने एम्प्लॉयमेंट ले लिया हो उस पीरियड के बाद में, सपोज से फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर 2019 के बाद किसी ने नया एम्प्लॉयमेंट लिया हो,
से फॉर एग्जांपल किसी ने कोई सर्टिफिकेट इशू कर दिया हो तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक एमनेस्टी स्कीम लाया है। एमनेस्टी स्कीम मीन्स होता है जाओ माफी। जैसे अभी एमसी ला रखा है ना सीएफएसएस इम्यूनिटी कि अब जाओ कोई एक्शन नहीं लेंगे, भूल चूक माफ फाइल कर दो फटाफट, वैसे इंस्टीट्यूट लाया एमनेस्टी स्कीम फॉर दिस बोथ, और उसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020। तो मतलब अगर आप लोग नहीं किए वो सब का तो अभी जनरेट कर लो इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे रजिस्टर वगैरह करवा के, देन अभी कर लो सो दैट इम्यूनिटी मिल जाएगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दैट्स क्लियर कि अगर कोई भूल चूक की और अभी आके बोल दिए जी लो अपनी जिंदगी, राइट। दिस इज एमनेस्टी स्कीम विच इज वैलिड टिल 31 दिसंबर 2020 नाउ। सर अब क्वेश्चन आता है सर कि हम लोग ये इंस्टीट्यूट का ECSIN UDN जनरेट करेंगे 1 अक्टूबर 2019 के बाद, ये पिक्चर में आ चुका था, अभी एमनेस्टी स्कीम है, और अगर नहीं कंप्लायंस करते हैं तो कुछ पैनल मेजर्स हो सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। सर फीस वगैरह कितनी लगे बताएंगे? बताया तो कितनी बार बोलूंगा, नो फीस दोनों चीज की। अरे ये तो बस इंस्टीट्यूट एक एफर्ट ले रहा है सो दैट जितने लोग एम्प्लॉयमेंट में है जिस भी रूप में है मेरे पास एक डेटा बन जाएगा, और सिमिलरली आप जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हो तो मेरे पास एक डेटा बन जाएगा, और ये डबल वे में हेल्प करेगा। यू नो दैट UDN में आप दूसरी कंपनी भी रजिस्टर्ड है, जो कंपनीज भी अलाउड है रजिस्ट्रेशन करने के बाद कि वो चाहे तो उस सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी देख सकते हैं। मतलब कोई अगर UDN नंबर डाला है तो वो लॉग इन करके देख सकते हैं कि ये UDN नंबर वैलिडेटेड है कि नहीं, मतलब ये उसी पर्सन ने जनरेट किया है कि नहीं, समझ गए? तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। So that is what the institute has taken the effort, right? So this is what I wanted to brief on the ECSIN and the UDIN. So that's it, and that's please I again request कि आप जरूर पढ़ के जाएं so that इससे related कुछ क्वेश्चन हो तो you can answer it properly, right? Thank you.